मैं चाह रहा था, मैंने ये उनका मकाम तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा कवि, एक ऐसा मजबूत कवि जिसके बारे में बताना शुरू करूँगा तो खैर उसके जो शख्सियत के आयाम हैं वो तो खुलेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस शख्स को अभी अभी आपको पता है, पवन जैन साहब को INBC जो इंटरनेशनल मैगज़ीन है उसकी तरफ से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, इनकी लोक सेवाओं के लिए, इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए, इनकी समाज की सेवाओं के लिए। ऐसा कवि जिसकी मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि जब ये लाल किले से मुशायरे और कवि सम्मेलन तो चले आ रहे हैं बरसों से, लेकिन जब पहली बार ये बदला गया क्रम कि मुशायरों की सदारत कोई कवि करेगा और कवि सम्मेलन की सदारत कोई मुशायरा करेगा, तो उसमें जो मुशायरा हुआ था उसकी सदारत पवन जैन साहब पहले इस तरह के प्रोग्राम में उन्होंने उसकी सदारत की थी। व्यंग के हवाले से तो आप जिस तरह से वो उनकी मैंने बताया था कि वो उन्होंने फिल्म भी बनाई, लेकिन एक संवेदनशील हृदय जब कविताएं लिखता है, देशभक्ति तो खैर ये है, और वो देशभक्ति नहीं है जो आप देख रखते हैं पाकिस्तान उड़ा दो, फला कर दो, वो सब नहीं है। वो दिनकर का जो लहजा है वो उस तरह की जो वो हैं वो पवन जैन साहब में मिलती हैं। आज वो यहाँ हैं, आप जानते हैं, बहुत सीनियर IPS ऑफिसर हैं, लेकिन ये कवि के बहुत छोटा परिचय होता है, लेकिन वो कि IPS और जो उसकी सिविल सर्विसेज का हवाला होता है, बहुत सीनियर हैं, 87 बैच है, शायद मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे सीनियर IPS ऑफिसर हैं वो। लेकिन सही उनका परिचय ये है कि बहुत ही उम्दा कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और हमारे दरमियान हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं। और अशोक जी, जाहिर है कि उनके भी वो भी शिष्य हैं, मैं भी शिष्य हूँ, तो इनसे तो हमारी बातचीत और ये सब चलती रहती है। लेकिन आप जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिलों पर वो अपनी छाप छोड़ के जरूर जाएंगे। पवन जैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, इतना मेरा परिचय दिया, मैं उसके काबिल तो नहीं हूँ, पर हाँ, ये हिंदी का सप्ताह और महीना है और आदरणीय गोविंद मिश्र जी, मैं कह सकता हूँ कि हमारे अधिकारियों को ये अभिमान है कि गोविंद मिश्र हमारे बीच से हैं और भोपाल को भी ये गर्व है कि वो हमारे शहर में रहते हैं। हिंदी माँ का बेटा हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, पर एक मेरे लिए भी एक फक्र की बात है कि सिविल सेवा में विज्ञान के किसी विषय को हिंदी माध्यम से, मैंने भौतिक शास्त्र को 1986 की सिविल सेवा में हिंदी माध्यम से लिखा और मुझे गर्व है कि मैं पहला भारतीय था जिसने किसी विज्ञान के विषय को हिंदी माध्यम से लिखा। निश्चित रूप से मेरे 3 बैचमेट यहाँ हैं, लेखा कुमार उस पार हैं और मनोज इस पार हैं, और आज बहुत अच्छा लगा, मेरे एक साथी जिनके साथ मैंने शुरुआती सफ़र किया था मध्य प्रदेश में, जब मैं आया रायसेन जिले में ASP था तो मुक्तेश वासने साहब हमारे साथ SDM थे, और आज उसकी बिटिया मंच संचालन कर रही थी, तो लगा कि उम्र के इस पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं। मैं दोस्तों जब भी कहीं जाता हूं, पिछले 35 साल से एक बात पूरी शिद्दत और अभिमान के साथ करता हूं कि मेरी एक भावना और एक कामना है। पिछले 30-35 साल से मैंने उस पीड़ा को जिया भी है और पूरी दुनिया में गाया भी है कि मेरी एक ही भावना और एक कामना है कि जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए कि होली, दिवाली, ईद, दशहरा और बैसाखी पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ मनाएं। तब लोग कहते हैं कि पुलिस और कविता, तब मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं। बंद हों थाने के पट, बंद हों थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं। शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं, कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूं कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। दोस्तों, एक कविता मैं उस काल के लिए कहना चाहता हूं। इस पिछले 16-17 महीने के काल में एक चीज तो प्रकृति ने इंसान को बताई है कि तुम्हारी औकात क्या है। एक अदृश्य वायरस है और 750 करोड़ लोग या तो डरे हैं या दुबके हैं,
आज भी जिस तरह लोगों के मुंह पर हम लोग नकाब देखते हैं तो इसी शहर के बड़े शायर वसीर वद्र की ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाज से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला कर। इस कोरोना काल में दोस्तों पूरी दुनिया में मानवता के जो दो सबसे बड़े प्रहरी बन के उभरे, हमने तमाम युद्ध तो देखे हैं जब दूसरों की जान लेने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं, मशीन गनें बरसाई जाती हैं, लेकिन ऐसा युद्ध लड़ा दो हमारे सेनानियों ने। एक सफेद वर्दी के वो डॉक्टर जो दिन रात अस्पतालों में रहे हमें बचाने के लिए, और मुझे फक्र है ये कहने में कि हमारे खाकी के सिपाही भी थे जो इस इंतजाम में थे कि आप घरों में रहें, महफूज रहें। और जिस पर हिंदुस्तान गर्व कर सकता है वो ये बात है कि इस कोरोना काल में हमारे 1485 डॉक्टरों ने कुर्बानी दी है। और सिपाही होने के नाते मुझे भी ये फक्र है कि 22 तो पुलिस वालों ने इस कोरोना काल में दूसरों की जान की हिफाजत के लिए अपनी शहादत दी है। तब मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, उन सारे लोगों के लिए, कौन कहता है सो गए हो तुम? कौन कहता है सो गए हो तुम? सारे वतन के हो गए हो तुम। अब मैं आपको वर्तमान में लाना चाहता हूं। अभी तीसरी लहर की बात चल रही है, लेकिन हम इन लोगों को न भूलें जिन्होंने पहली और दूसरी लहर में हमारी हिफाजत की है। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली, नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद का इलाज कराने में या किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हां, खाकी पहनकर हम ही पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने, आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने वार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सभी तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर तब भी हम मुस्तैद होकर वर्दी पहनकर खड़े थे। बंद था शहर, बंद थी दुकानें, सन्नाटा भारी था। हर नाजुक मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। लोगों का परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। हमारे भी हजारों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, मगर फिर भी हम वर्दी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं हमारे मित्र सूरत से भाई दच्छेस हैं, वाइस चांसलर रहे यूनिवर्सिटी में, अभी महामहिम के प्रमुख सलाहकार हैं, उनको अर्पित है ये अंतिम पंक्तियां। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है। सच बताऊं, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती है।
आहा, सच बताऊं, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूं कोई बस्ती। घनघोर अंधेरे में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं, और हर मुसीबत के सामने कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, अगर हम थोड़ा भी डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। वाह, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। दोस्तों, 34 साल से ऊपर की मेरी सेवा हो गई है, और बहुत सारे नए भारतीय राजस्व सेवा के और अधिकारी बैठे हैं। हम लोग जब सर्विस में आए थे, वो दौर था जब ईमानदार अकड़ कर चलता था और बेईमान उंगलियों पर गिने जाते थे। अब दौर बदल गया है, बेईमानों को गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ रही हैं। आप उस महकमे में हैं जो कम से कम बेईमानों की अकड़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता इस बात की है कि इस देश में संवेदनाएं मर रही हैं। मैं मध्य प्रदेश में काम करता हूं। पिछले साल एक जनगणना हुई थी कि हिंदुस्तान में टाइगर सबसे ज्यादा कहां है। दुनिया में जब बात आती है तो सबसे ज्यादा टाइगर हिंदुस्तान में होते हैं, और हिंदुस्तान की बात आती है तो मध्य प्रदेश को यह गर्व है कि सबसे ज्यादा टाइगर हमारे फॉरेस्ट एरिया में, हमारे जंगलों में रहते हैं। और उसके माध्यम से जब भी आप कभी जंगलों में गए होंगे, एक दृश्य चित्र आपकी संवेदनाओं की दहरी पे रखना चाहता हूं कि जब भी आप बांधवगढ़, कान्हा, जिम कॉर्बेट, गिर कहीं भी जाएं, जंगल में ऐसे दृश्य चित्र आम होते हैं जब नन्हे चीतल को मारकर शेर सावक खा रहे होते हैं, और उनकी मां शेरनी उन्हें दुलारती है, उन्हें चाटती है, लेकिन थोड़ी दूर झाड़ी में खड़ी डरी और सहमी उस चीतल की मां अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही होती है। दोस्तों, ये जंगल है, और जंगल में एक मां की चीख है, दूसरी मां को सुनाई नहीं देती। लेकिन हम जंगल में नहीं, बस्ती में रहते हैं, गांव, मोहल्ले, शहर में। अगर हमने किसी बेटी बहन की चीख नहीं सुनी तो हम में और जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि दिल्ली में किसी दामिनी, भोपाल में किसी काजल, मेरठ में किसी इमराना और बॉम्बे में किसी गुड़िया की चीख नहीं सुनी तो हमें खुद को इंसान कहने का हक नहीं रह जाएगा। हम मानव हैं, हमको मां की चीख सुनाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। सब लोगों को अपनी सीमा में पढ़ना है। एक कविता मैं और कहना चाहता हूं, और इसलिए कहना चाहता हूं कि 57 साल की मेरी उम्र में मैंने ये मंजर देखा है कि जब हम, पूरी दुनिया देख रही है कि बर्बरता के सामने मानवता ने समर्पण कर दिया है।
बात काबुल की हो या कंधार की, बात पेरिस की हो या पेशावर की, बात पुलवामा की हो हैदराबाद की, सुबह का अखबार उठाता हूं दोस्तों तो डर जाता हूं। कागज पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे, खून से लथपथ आता है अखबार आजकल। दोस्तों बदलता कुछ नहीं है। पिछले 30 साल में हमने सैकड़ों मंजर देखे हैं। बदलती है सिर्फ तारीख, बदलते हैं सिर्फ ठिकाने, बदलती है मरने वालों की तादाद और बढ़ती हैं घायलों की चीखें। मुझे मालूम है कि बम विस्फोट में मरने वाले चिट्ठी नहीं लिख सकते, लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और बम विस्फोट में मारे गए एक मासूम की चिट्ठी कवि की कल्पना से आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। बम विस्फोट के बाद पेरिस हो, पेशावर हो या पुलवामा, काबुल हो, कंधार हो या हैदराबाद, दिल्ली हो, मुंबई या अहमदाबाद, हर जगह का एक सा है सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मुझे मिली एक कटी फटी चिट्ठी। उसमें लिखा था, एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो फिदायीन आता ताई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई। मुझे मारकर मिली गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते। मेरी बूढ़ी मां भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो मौत के सरताज, बम एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, मेरे मशीन गन धारी मारणहार, जन्नत का ख्वाब देखने वाले मेरे तारणहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी, बंदूक देसी थी या विदेशी, हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? वो बम विस्फोट करने वाले भाई। गांधी के मुल्क का अदना सिपाही उन्हें धन्यवाद देना चाहता है जो उसकी मौत का पैगाम लाए हैं। हे यम के बम अवतार, मृत्यु लोक के नए आविष्कार,
तुम्हें ट्रेनिंग और बारूद देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी निवेदित है मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती, एक नया स्कूल उजाड़ने को बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना, है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी न सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई। अंतिम पंक्तियां निवेदित हैं मेरे मीडिया के मित्रों के लिए। तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, ओ लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीज भाई। मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। और किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान और कभी नंगई बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। कितनी अभागी है, कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। बहुत शुक्रिया।